हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 10 यानी सर्कल कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो हमने वो कंप्लीट कर लिया, उसकी थ्योरम्स भी कंप्लीट कर लिए और एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 एनसीईआरटी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, दोनों में सेम ही चल रहा है। तो ये चैप्टर 12 शुरू करने वाले हैं हम। यहाँ पर नाम नहीं दे रखा, इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हिंदी में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर शुरू में नहीं लिख रखा है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, उसके अलावा ये जो आज की जो लेक्चर है ये सिर्फ 10 क्लास वालों के लिए नहीं, जो मतलब जो एरिया से रिलेटेड जितने भी हमें बताया गया है अभी तक, यानी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है एरिया, और एरिया यानी क्षेत्रफल। और यहाँ पर मैं क्लास 6 से लेके अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ इस कॉपी पे कितनी जगह घेर रहा है, वो मेरे हाथ का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब आता है परिमाप। दो चीजें होती है जब भी एरिया आता है, पहले मैं नाम लिख देता हूं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12, इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, और इंग्लिश में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन हम क्लास 10th में है तो हमसे सिर्फ ये कह दिया है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्तों से संबंधित पूछेगा नहीं, वो कई चीजें इसमें ऐड कर देगा। इसमें रेक्टेंगल भी ला सकता है, यानी आयत ला सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सब चीजों के एरिया बताने वाला हूँ। क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा? क्लास 6 में या 5 में हमारे पास आया था, सबसे शुरू में हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है आयत। ठीक है, क्या शुरू शुरू होता है? आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हमारा क्लास 5 से ही आ जाता है अब तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में होता है कि ऐसी ऐसी आकृति जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई, जिसमें दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम बोलते हैं आयत। और आयत का क्षेत्रफल हमने क्लास 5 में ही पढ़ रखा है, 6 में भी पढ़ा कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L/B। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो आयत की जो यूनिट होती है, यानी इसकी इकाई जो होती है, देखो लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो इसकी यूनिट होती है मीटर की पावर 2, यानी हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं m²। ठीक है, जहां भी m² या सेंटीमीटर स्क्वायर दिख जाए तो वो आपको क्षेत्रफल दे रखा है। इसके बाद हम परिमाप की बात करें। परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप, ज्यादातर बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मतलब कैसी भी शेप हो, जरूरी नहीं रेक्टेंगल हो, कोई सी भी शेप हो, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो तो हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब परिमाप का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी यहां से शुरू करो, यहां से यहां तक गए यानी ए बी, प्लस यहां से यहां तक गए बी सी, प्लस यहां से यहां तक गए सी डी, प्लस डी ए। चारों भुजाएं हमने जोड़ दी। अब ए बी कितनी है हमारे पास? हमने ले रखी एल। आयत दे रखी है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, तो ये एल मीटर है, तो ऊपर वाली भी एल हो जाएगी। ये बी है तो ये वाली भी बी हो जाएगी, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। एल बी सी कितना है हमारे पास? बी, प्लस सी डी कितना है हमारे पास? एल, और डी कितना है हमारे पास? बी। एल और एल कितना हो जाएगा? 2L, प्लस बी और बी कितना हो जाएगा? 2B। अब ये 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस बी। तो ये हमारे पास आयत के परिमाप का फार्मूला हो गया, ये 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। आपको समझना चाहिए किस तरीके से हमारे फार्मूले आ रहे हैं। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है कि अगर हमें कोई झालर लगानी है इसके चारों तरफ, तो कितनी झालर की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो है जितनी भी झालर है सभी कॉर्नर को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं को, और उसके मीटर की लंबाई हम वो निकाल ले आएंगे झालर, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, परिमाप का वो होता है मीटर। ठीक है, खाली मीटर या सेंटीमीटर जिस तरीके से, तो वो हमारा परिमाप होगा। ठीक है, अब आता है, हमने दूसरी शेप पढ़ी थी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब
वर्ग, वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की क्या खासियत होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। जितनी भुजा ये है, अगर मैंने इसे ए मान लिया तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, चारों की चारों भुजाएं ए ए होगी। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, देखो इसमें एक खास बात और है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री भी होंगे और चारों भुजाएं भी बराबर होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला ये लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां पे भी लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, अब लंबाई कितनी है यहाँ पे हमारे पास ए, चौड़ाई कितनी है ए, यानी हो गया ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं साइड की पावर 2 या भुजा की घात 2, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम वर्ग का परिमाप निकालें कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा भाई, सभी भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएंगे 4a, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 4a, 4a हमारे पास वर्ग का परिमाप हो गया। परिमाप जब भी निकालना हो सभी भुजाओं को जोड़ दो। वर्ग के बाद आता है हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, या अभी त्रिभुज ने चतुर्भुज पे रहते हैं। चतुर्भुज क्या होता है हमारा भाई, अगर जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज आ जाए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। मतलब ये हुआ कि हमने रेक्टेंगल पे ना किक मार दी थोड़ी सी, जब हम इसे किक मारेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये वाला जो है पॉइंट ए बी सी डी, अब इसकी भुजाएं तो सेम रही, जैसे ये एल है तो ये भी एल ही रहेगी, ये बी है ये भी है, लेकिन ये टेढ़ा हो जाएगा। जो 90 हमारे एंगल थे ये थोड़े से बदल जाएंगे, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला, जितना ये उतना ही ये। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसमें क्या है, इसमें होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, आधार वो लेना होता है जिसके करस्पॉन्डिंग ऊंचाई दे रखी होगा। हमने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ऊंचाई का मतलब होता है किसी भी कॉर्नर से हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे, जैसे हमने डाल दिया डी एम, तो हमने किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो ए बी हमारा आधार होगा। इसका फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने आधार कौन सा हुआ हमारा, हमने परपेंडिकुलर किस पे पढ़ा है, ए बी के ऊपर, तो आधार हो गया हमारा ए बी, और ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास ये है डी एम, डी एम। तो अगर जो हमने ए बी को हमने बेस बी मान रखा है और डी एम हमारा एच हो गया, हमने हाइट एच मान ली, तो बी इंटू एच, ये हो गया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर जो आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो भाई सेम तरीका का है, यही आ जाएगा 2l प्लस बी, ये करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, आप लोगों को खुद ही समझ गए। सभी भुजाओं को जोड़ दो, जितना ये होगा उतना ये l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l और 2b, सेम ये आ जाएगा जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इंग्लिश में से बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस। तो रोम्बस की क्या खास बात होती है भाई, रोम्बस में क्या है कि अब पहले हमने रेक्टेंगल के किक मारी थी तो वो टेढ़ा हो गया था, अब हम स्क्वायर के किक मारेंगे तो स्क्वायर भी टेढ़ा हो जाएगा, तो उसे जो स्क्वायर टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम रोम्बस या समचतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, जिसकी चारों भुजाएं समान हो तो वो समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। तो यानी ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, भाई इसके एंगल बदल जाएंगे, ये। ठीक है, अब अगर समचतुर्भुज के अगर जो हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक तो भाई यही है जो हमने अभी बताया आपको कि एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो,
परपेंडिकुलर डाल दो, जो इसकी आधार जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा वो आधार होगा। अगर हमने परपेंडिकुलर इधर से इधर डालेंगे तो आधार ये वाला हो जाएगा, ऊंचाई ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये है आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच हो गया। दूसरा एक फार्मूला और होता है इसका, अगर हमें इसकी डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन सी होती है, अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दें, हिंदी में बोलते हैं इसे विकर्ण, इसे बोलते हैं हिंदी में विकर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायगोनल्स। ठीक है, अगर हमें इसकी डायगोनल्स यानी विकर्ण की लंबाई पता है कि ये d1 दे रखे और ये d2, अगर इसके हमें विकर्ण गिवन है, विकर्ण दे रखे हैं, तो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर वाला है वही सेम टू सेम लिख लेना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, ये विकर्ण है, यानी इसकी डायगोनल है d1 d2। अगर इनकी लंबाई हमें पता है तो हम इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज में कई सारी प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज करते हैं। कभी कभी क्या करता है, वो एक डायगोनल देगा, एक डायगोनल देगा और आपको जो है ना एक आधार दे देगा, एक भुजा दे देगा, और तुमसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो पहले तुम्हें d2 निकालनी पड़ेगी, या इसका इसका एक वो दे रखा है या दोनों विकर्ण दे रखे हैं और इसका परिमाप पूछेगा। तो आपसे क्या करोगे, पहले जो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितनी ओ ए होगी उतनी ओ सी होगी, जितनी ओ बी होगी उतनी ओ डी होगी, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, आधी आधी के बराबर, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो अगर हमें डायगोनल्स दे रखी है तो पहले हम डायगोनल्स को आधा करेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज की हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता होगी तो हम ये निकाल लेंगे, ये वाली चीज। ठीक है, एग्जाम्पल कराया जाए इसके ऊपर थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ, मतलब किस तरीके से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर हमें एक रोम्बस दे रखा है और रोम्बस की हमें परिमाप बताना है, कि परिमाप बताइए, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, और इसकी डायगोनल d1 की वैल्यू सपोज दे रखी है तुम्हें 22 सेंटीमीटर, और d2 दे रखा है तुम्हें 14 सेंटीमीटर। नहीं, ऐसा करते हैं, d1 दे रखा है तुम्हें कितना लिया जाए भाई, ये और ये, d1 ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर और d2 ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, d2 6 सेंटीमीटर। तो d1 यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा तुमने, यानी डायगोनल पहली वाली दे रखी है 8 सेंटीमीटर, AC हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे B और D, और BD हमें यानी दूसरी डायगोनल हमें दे रखी है, BD कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो इसकी डायगोनल्स होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे हमने बीच में पॉइंट मान लिया O, तो यानी AO कितनी हो जाएगी, AO जो है वो आधी होगी AC की। AC कितनी है 8, यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी AO, ये 4 सेंटीमीटर होगी। और OB की बात करें हम तो OB कितनी हो जाएगी हमारे पास, OB आधी हो जाएगी किसकी, BD की, क्योंकि बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो OB इज इक्वल टू हो जाएगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। हमसे इसका परिमाप पूछा जा रहा है, परिमाप के लिए हमें भुजा पता होनी चाहिए। अब भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर ये वाली आ गई, ये हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा, समकोण त्रिभुज AOB में, AOB ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें क्या कंडीशन लगेगी हमारी, इसमें हमारी कंडीशन लगेगी, हमें दो भुजाएं तो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा याद करनी है। तो समकोण त्रिभुज AOB में, तो समकोण त्रिभुज AOB में क्या होगा, AOB में भाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, ये समकोण त्रिभुज में लगती है। आप कई बार यूज करते क्या आ रहे होंगे इसे, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। इसमें सबसे मेन होता है कि हाइपोटेनियस कौन सी है, हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, जो हमें निकालनी, हमने मान लिया इसे ए, यानी तो हो गया ए का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस कोई सा भी ले सकते हो आप, अब चाहो तो ओ ए को परपेंडिकुलर करो, यानी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कितना है 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया 25, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 5। अब जैसे ही हमारे पास ए की वैल्यू आई, तो ए की वैल्यू आते के साथ ही जो है हम इसका परिमाप याद कर सकते हैं कि परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, परिमाप इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितने आ गए हमारे पास 5, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से भी हम इनकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, अब हमारे पास आता है त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज भी क्लास 6 में हमारे साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब त्रिभुज का एरिया जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं वो क्या था भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए बी सी। अब इसमें जो है जैसे कि हमने इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 इज इक्वल टू, वो सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब इसमें बेस कौन सा होगा, बेस वो होगा, जैसे सपोज करो मैंने यहां से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डालना हूं, ये 90 डिग्री डाली, तो इसका मतलब बेस होगा हमारा ए सी। ठीक है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़े वो हमारा आधार होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो आधार बी सी होगा। फिलहाल हम बी एम को ले रहे हैं, तो आधार हो जाएगा ए सी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी बी एम। तो इस तरीके से फार्मूला इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस बी इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के कई तरीके के फार्मूले हो सकते हैं। एक हमने क्लास 9th में पढ़ा था जिसका नाम था हीरोन्स फार्मूला। क्या था, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, कि ये तब लगता है हमारा जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले के द्वारा क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तब हो निकालते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। एस, अब वेयर ए बी सी तो इसकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, ये कहलाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर, यानी सभी भुजाओं को जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ये ये एस की, पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। क्लास 9 में पूरा चैप्टर था, उससे आपने ये फाइंड आउट करा होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। तीनों कॉर्नर्स वाला क्लास 10 में पढ़ाएगा, तीनों वो दे रखे हैं, खैर वो इस चीज में नहीं आएगा इस चैप्टर में, तो हम सिंपल वाला आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है, चलो वो वैसे आएगी तो नहीं, फिर भी लिखा लेते हैं। एक होता है तुम्हारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसे बोलते हैं भाई, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम जो है इसमें जो है कोई दो भुजाओं का जो जोड़ा है वो समांतर रहता है, मतलब जैसे ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम बना दिया हमने, और इसमें कह दिया कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। समांतर मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, ये लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो हमें जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या है, दो समांतर चतुर्भुज की जो समांतर रेखा है उनकी भुजाओं की लंबाई अगर हमें पता है कि ए है बी है, तो हमने डी से इसके ऊपर लंब डाल दिया डी एम, तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी, समांतर भुजाओं की
लंबाइयों का योग इनटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है अभी तक मैंने तुम्हें बताई है, मतलब जो अभी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आते हैं हम वृत्त पे। वृत्त, वृत्त यानी सर्कल। आपको पता ही है कि जैसे जो हमारी चूनी है, लड़कियां जो गर्ल्स जो चूनी पहनती है वो वृत्ताकार होती है, ठीक है। पिज्जा है, पिज्जा खाते हैं हम लोग, वो भी वृत्ताकार में भी शेप में रहता है। तो इसका अब हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करने वाले हैं। क्षेत्रफल और पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, बीच में जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी वो वृत्त का केंद्र होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और जहां पे पेंसिल की नोक घूमती इस तरीके से तो घूमती है, वो कहलाती है इसकी परिधि। क्या कहलाती है, परिधि, ठीक है। तो पहले हम सिंपल इसका वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है r। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। होता है नहीं होता, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14। अगर हमें गिवन है 3.14 तो हम लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू हम सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम जाए वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितनी होगी भाई, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। यह मतलब क्या हुआ कि मैंने ये सर्कल को यहां से कट करके और इसे सीधा कर दिया तार को, मतलब एक गोल चीज थी हमारे पास, उसे पकड़ के हमने सीधी कर दी, यानी कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो वो है 2 पाई आर। ये हमारा फार्मूला हुआ। ये हम क्लास 6 में पढ़ के आ गए हैं, क्लास 6 में, 7th में, 8th में ये हमने फार्मूले यूज करें। अब यहां पर क्या होगा, देखो जगह जो तुम्हें सिंपल पूछेगा तो इसमें क्या करेगा कि तुम्हें सर्कल के अंदर जो है, अभी मैंने इससे पहले आपको रेक्टेंगल पढ़ाया यानी आयत पढ़ाया, वर्ग बताया, समांतर चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये सब चीजें बताई, इनके एरिया बताया, परिमाप बताए। यहां पर मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको जो है यहां पर क्लास 10th में हो कुछ भी दे सकता है। वो क्या करेगा भाई, एक वृत्त दे दिया, वृत्त के अंदर से जो है उसने क्या कह देगा कि एक जो है त्रिभुज निकाल लिया है, उसके अलावा एक रेक्टेंगल निकाल लिया है और एक सर्कल निकाल लिया उसके अंदर से ही, तो क्षेत्रफल बताओ, या इसे कहेंगे छायांकित भाग, शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो इसके तरीके इस उसमें क्या हो जाएगा, अब हमने अगर सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पता पढ़ा हुआ होता तो हम आयत का और रेक्टेंगल, ये आयत और त्रिभुज, इनका भी पता होना में जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो त्रिभुज दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इन तीनों के जो छोटे वाले हैं, इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़कर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें बताई कि जो जो हमने क्लास 6 से अब तक पढ़ी है। बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का, बाहर से कुछ भी दे सकता है आपको, तो आपको पूरी तरीके से अपने आप में मजबूत रहना है, सब चीज़ों से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस तरीके से आ रही है और किसका फार्मूला क्या होता है। तो ये वाले जो हमने दो फार्मूले पढ़े ये क्लास 6 और 7 के होते हैं। अब हम 10th में आ गए हैं, तो 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10th में कुछ तो नया होगा ना। तो इसमें 10th में क्या होता है कि अगर हम क्या करेंगे भाई, अगर जो मैं वृत्त को आधा कर दूं, वृत्त को मैंने आधा कर दिया, आधा काट दिया, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। अब अगर जो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सीधी सी बात है भाई, पूरे का पाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो आधे का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आधा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर 2। अब इसमें क्या करेगा हम, इसमें 10th क्लास में आ गए हम, तो इसमें जो है अब तुमसे एरिया पूरे का या आधे का नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि तुमने ऐसे पिज्जा खरीदते हैं ना, और पिज्जे का एक पीस यहाँ से निकाल के कट करके निकाल लिया, अब इसका एरिया बताओ भाई ये क्या है, इसका एरिया कैसे निकालोगे। इसे हम हिंदी बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसे, सेक्टर। तो ये है हमारे पास सेक्टर। अब ये छोटा है, इसके दो पोर्शन हो गए हमारे वृत्त के, जब हमने ये पिज्जा निकाला, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया।
तो जो छोटा वाला है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला है ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने ए यहाँ पे वो बी, यानी अगर हमने ए यहाँ पे बिंदु पी लिख लिया तो सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये सेक्टर जो है माइनर सेक्टर हो गया। और जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक, ए यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया एम, ए ओ ए एम बी, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसे? मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, छोटे वाले को माइनर और बड़े वाले को मेजर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते? त्रिज्या खंड। छोटे इसे ही सेक्टर को बोलते त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या से काट के हमने उसे खंडित कर दिया, त्रिज्याओं से काटा और खंडित कर दिया तो त्रिज्या खंड। यानी हम अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो ये इस तरीके की शेप बनी हुई दिखाई देगी, ए ऐसे, ओ यहाँ पर, यानी ये वाला पिज्जे का एक पीस निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया त्रिज्या खंड। जो छोटा वाला होता है माइनर, यानी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और बड़े वाले को बोलेंगे लघु मेजर, मेजर को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? अब सीधी सी बात है, जब इसे काटा है तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा हो। मैंने मान लिया यहाँ पर ये एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछ रहा है। तो आपका जितना एंगल कोण पे ये जो ये सेक्टर है, जितना इसके केंद्र पे कोण अंतरित कर रहा है वो तो ऊपर थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना होता है पूरा कंप्लीट एंगल 360, थीटा अपॉन 360। और हम एरिया की बात कर रहे हैं तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। अगर मेजर का निकालना है तो भाई पूरे त्रिभुज, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से अगर हमें मेजर का निकालना है, मेजर सेक्टर का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला माइनस कर दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है? ये तो हमने तब है जब हमें मेजर और माइनर दोनों निकालने हो। और दूसरा तरीका क्या है भाई? सपोज करो ये वाला एंगल हमें थीटा दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा, माइनर जो हमारे थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री दे रखी है, यानी जो हमारा माइनर एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल है वो थीटा, वो 60 दे रखा है। तो मेजर का कितना होगा ऊपर वाला? भाई पूरा होता है 360, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा डैश, जो मेजर के लिए है 360 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 300 आ जाएगा। फिर अपना फार्मूला यही वाला लगा देना है, बस थीटा की जगह पे जो है वो 300 आ जाएगा, 360 में से अब 60 कटेगा 300, तो थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 300। तो 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम रख देना है। जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है और आर जो है ये तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आ गया फार्मूला? बाई चांस अब वो पूछ ले कि भाई यहां से यहां तक ये अर्क, ये कहलाता है अर्क, अर्क हिंदी में बोलते हैं चाप, अर्क। अगर तुम्हें माइनर अर्क की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, कि यहां से यहां तक लंबाई कितनी है भाई इसकी, ये बताओ मैं, यहां से यहां तक ए पी बी, ठीक है, यानी अर्क, अर्क ए पी बी, इसे डिनोट करते इस तरीके से, अर्क ए पी बी की लंबाई। अगर लंबाई पूछे तो क्या होगा भाई? एंगल हमारा थीटा है, थीटा अपॉन 360 कंप्लीट एंगल, और इनटू, अब लंबाई पूरी टोटल कितनी होती है? जैसे पूरा का एरिया हमने लिखा है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात होती है तो पाई आर स्क्वायर। अगर लंबाई की बात हो रही है तो भाई पूरी लंबाई मैंने आपको कितनी बताई है? 2 पाई आर। अगर पूरे वृत्त की लंबाई देखी जाए तो 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमें अर्क की लंबाई पता चल गई। ये हम सब चीजें पढ़ रहे हैं, ये 10th क्लास में यूज होने वाली है हमारी। तो थीटा अर्क ए पी बी की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गई बात? अब दूसरे तरीके से क्या होता है भाई, ये तो पहला केस हो गया। दूसरे तरीके से हम कैसे काट सकते हैं? हमने जो है पिज्जे को के ऐसे काट दिया, ये हमारा गोल पिज्जा था एक, और हमने पिज्जे को ऐसे काट दिया, तो हमने क्या करा? वृत्त को खंडित कर दिया। क्या कर दिया? वृत्त को खंडित कर दिया, तो ये कहलाएगा वृत्त खंड, वृत्त खंड। और छोटा है नीचे और बड़ा ऊपर है, तो छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्त खंड, और बड़े वाले को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे, यहीं पे लिख देते हैं सिगमेंट, माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट, ठीक है, माइनर सिगमेंट। और इसे क्या बोल देंगे? मेजर सिगमेंट। अब हमने इस सिगमेंट के जो कॉर्ड है ये, इससे अगर हम इसे केंद्र को मिलाएं
तो क्या बन जाएगा भाई, ये इस पे कोण अंतरित करेगा थीटा। ठीक है, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है तुम्हें कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसका होता है भाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पूरे का एरिया निकाल दिया यहाँ से, ओ ए पी बी, इस पूरे का ये क्षेत्रफल निकाले, यानी सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकाल दिया पूरा। लेकिन हमें जो है ना ये वाली चीज इसमें से माइनस करनी है, ट्राइंगल, ट्राइंगल माइनस करना नहीं करना ये वाला, क्योंकि हमने जो ये वाला फार्मूला लगाया ये तो मैंने इसका बताया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनर सेक्टर का, तो सेक्टर तो ये पूरा का पूरा हो गया, लेकिन हमारा सेगमेंट जो है ना वो इतना है, बस सिर्फ इतना इतना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये थीटा अपॉन माइनस करेंगे इसमें से हम, इसमें माइनस होगा 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, समझ गए, इस वाले का एरिया ओ पी बी इतना इतना, ओ पी बी इतना इतना जो है हमारा ये एरिया बन जाएगा इसका। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है यानी दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, पूरे क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला माइनस कर दो, हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है हमने चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, अभी जो कुछ चीजें बाकी है कि भाई अगर जो हमारा वृत्त है और वृत्त को हमने इसके 7, 8, 9 जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तब बताऊंगा मैं आपको कि हमने इसे इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो एक सेगमेंट का एरिया कितना होगा, यार ये एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम जो है भाई आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये आपको एक रिमाइंड कराने के लिए भी मैंने कराया। ठीक है, ये सब क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 2D शेप्स जितनी भी है, क्योंकि यहां पर 10th क्लास में आपसे कुछ भी रिलेशन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक रिमाइंड चैप्टर, रिमाइंड लेक्चर कह सकते हो आप, सभी को देखना चाहिए, क्लास 10th वालों के लिए नहीं, क्लास 11 12th वालों के लिए या 6 8 वालों के लिए भी है। 10th वाली चीज जो है सिर्फ इस पेपर पर है, जो मेरे इससे पहले पेपर पर जो थी वो सारी की सारी 6 7 8 में हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम या रोम्बस, इन सब चीज़ों का क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार ये जो जितने भी फॉर्मूले एक बार आप रिमाइंड कर ले और इन्हें याद भी कर लें। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, कल हम नई एक्सरसाइज यानी इसकी एक्सरसाइज 10.1 जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।